को हम ऐसा नहीं कर सकते किसी भी वेक्टर को या डीएनए को उठा के हम उसमें क्लोनिंग करने लगेंगे। कुछ कंडीशंस हमें भी रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से हमारी क्लोनिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन सही से हो सकता है। ठीक है, उसमें पहली कंडीशन जो है कि वेक्टर के पास एटलीस्ट क्या हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। दूसरी क्या चीज हो, सेलेक्टेबल मार्कर हो, जिनको हम लोग मार्कर जीन भी कहते हैं। तीसरा आपकी क्लोनिंग साइट हो, और चौथा जो वेक्टर है क्लोनिंग का वो एनिमल्स में भी कर सकता हो और प्लांट में भी, अगर कर पा रहा है। चौथा हमारे पास ये जरूरी नहीं, ये जो है कंडीशन ये कंपलसरी नहीं कि दोनों में वो क्लोनिंग कर जाए, मगर ये तीन आपका मस्ट है कि किसी भी वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, जहां से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, इसके फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा आपका क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, यानी कि जहां पर आपकी क्लोनिंग होगी। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स दी हैं। अब रेस्ट्रिक्शन साइट को समझो, जहां पर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करेगा उस साइट को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है ना? तो यहां पर आप देखें, इसमें ये प्लाज्मिड जो बना हुआ है PBR 322, इसको हम देखेंगे, इसका नेमिंग भी देखेंगे। ये जो PBR 322 है, इसमें कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट है? PUV फर्स्ट, PST फर्स्ट, ओके, BAMH फर्स्ट, सेल फर्स्ट, PUV सेकंड, EcoR फर्स्ट एंड हिंड थर्ड, क्ले फर्स्ट। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं इस जगह या फिर इसमें इस प्लाज्मिड में अगर PVU फर्स्ट नाम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालूंगा तो ये वाली साइट जो होगी यहां से लेकर यहां तक की साइट आपकी क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं BAMH1 डालूंगा तो ये यहां से लेकर यहां तक कट हो जाएगा। यस और नो बेटा? यस सर। तो जिस तरीके के आप एंजाइम डालते रहेंगे, भाई आपको पता होगा प्लाज्मिड में, पहली बात तो वेक्टर का आपको पूरी नॉलेज होती है कि इस वेक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। ठीक, आपने हिंट थर्ड डाला तो ये एरिया उसका कट हो जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं जहां पर आप एंजाइम डाल सकते हैं और कट कर सकते हैं। तो फिर सर ये हमने साल 1 और ये क्ले 1 सर, इनका क्या है मतलब फिर? ये बेटा ये सब साइट है, ये दो एंजाइम से कट रहा है, BAMH1 से भी और सेल 1 से भी, ये तीन से कट रहा है, EcoR1 से भी, क्ले 1 से भी और हिंड थर्ड से भी। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर कोई एक काट सकता है वैसे इसको सर? क्या बेटा? जैसे हम कोई एक ले लें इसमें से, दोनों में से? एग्जैक्टली कोई एक ले लें आप, दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो ये वाली साइट कट जाएगी पूरी कर दी। यस सर, बिल्कुल। और इस साइट पे आप अपना डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं काटने के बाद। अभी क्या है, अभी यहाँ पर तीसरी चीज है बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर देखें, ये क्या लिखा है, एम्पिसिलिन, और छोटा सा आर बना दिया है, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ मौजूद है। दूसरा यहाँ पर क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, यानी कि ये जो जीन है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन कौन सा बेटा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का। तो यानी कि ये अगर प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया में होगा तो ये दो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, एक तो आपका एम्पिसिलिन से, दूसरा आपका टेट्रासाइक्लिन से। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। है ना, एक तो आपका एम्पिसिलिन से करेगा, दूसरा टेट्रासाइक्लिन से। अब जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आशना और स्नेहा है, ठीक है, और इनको कोई एक, दोनों को सेम इन्फेक्शन होता है सैल्मोनेला टाइफी का, यानी कि टाइफाइड। ओके बेटा? यस सर। ऐसा मतलब एक हाइपोथेटिकल है, आप कहना मत हमें सर बीमार कर रहे हैं, है ना? तो अब ये दोनों डॉक्टर के पास गई, आशना भी और स्नेहा भी, ठीक है, दोनों को एंटीबायोटिक प्रोवाइड करी उसने,
लिखा, एम्पिसिलिन लिखा, टेट्रासाइक्लिन लिखा, और आपका जिंटेक दे दिया उसने, और क्लिंडामाइसिन दे दिया, एरिथ्रोमाइसिन दिया, सेम एंटीबायोटिक दोनों को प्रेस्क्राइब करें। ओके बेटा, अब क्या हुआ, Yes, sir. आशना जो थी वो तो ठीक हो गई, और जो आपके स्नेहा थी वो आपकी ठीक नहीं हो पाई। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी बेटा कि जो स्नेहा थी उनका जो बैक्टीरिया, उनको जिस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट करा था सेल्युलर टाइफी के, उसके अंदर ऐसा प्लाज्मिड था कि जिसके पास जो एंटीबायोटिक लिखी गई थी उन सबका रेजिस्टेंट जीन मौजूद था। ठीक है बच्चों? यस अगर नहीं है ना उन सबका, अब क्या काम कर, जैसे कि अगर ये मान लो ये पूरा प्लाज्मिड है, दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक, अगर मैं एम्पिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक देता हूं, इस पे लगाता हूं, ठीक, एंटीबायोटिक इसको लगाता हूं, या इसको एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के मीडियम में ग्रो कराता हूं, तो ये ग्रो होगा या मर जाएगा? ये ग्रो होगा, क्योंकि इसके पास वो जीन है जो कि एम्पिसिलिन को वर्क नहीं करने देगा। सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो कराऊंगा तब भी ये ग्रो कर जाएगा, बिकॉज इसके पास वो भी जीन है जो कि टेट्रासाइक्लिन को भी काम करने नहीं देगा, रेजिस्टेंट देगा। तो कुछ ऐसे जीन होते हैं इनके पास जो कि इनको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो एम्पिसिलिन भी हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन भी हो सकता है, कैनामाइसिन भी हो सकता है, क्लिंडामाइसिन भी हो सकता है, और आपके बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है। तो डिपेंड करता है कौन से प्लाज्मिड में कौन सा रेजिस्टेंट जीन है। तो यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंट जीन दिख रहे हैं, एक एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। अब बच्चों एक बात थोड़ा सा आसानी से एक बात समझते हैं, अगर आपको ठीक टेट्रासाइक्लिन जीन निकालना है तो आप कौन सा एंजाइम डालना पसंद करेंगे? सर ये बैम H1। वेरी नाइस। दूसरा सेल फर्स्ट डाल सकते हैं, है ना? इस सिमिलरली भाई आपको पता है अगर मुझे टेट्रासाइक्लिन जीन निकाल देना है तो मैं डालूंगा, बस मुझे ये देखना था आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक और पोर्शन है इसमें जिसका नाम है आरओपी। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशंस। ठीक है बेटा, प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन। इसका काम ये होता है कि जितने भी प्रोटीन चाहिए रेप्लिकेशन के लिए उन सबको सिंथेसाइज कौन करेगा? आरओपी, रोप। तो इतनी साइट समझ में आ गई आपके प्लाज्मिड के अंदर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर कोई भी पूछे व्हाट इज ओरी, आप बता देंगे वो साइट है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक, अब दूसरा कोई पूछेगा, इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर, बेसिकली अभी मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, सेलेक्टिवली मार्कर वो पोजीशन है जहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, उसको हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। इसको आगे समझेंगे। जैसे कि अगर इसमें दो साइट है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो बोथ कैन एक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर, बट वन ऑफ देम विल एक्ट एज क्लोनिंग साइट। इसको समझ लेते हैं आगे। फिलहाल जो पहले बताया था वो आपके समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए थोड़ा डिटेल लेते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबके समझा हुआ है कि ये वो सीक्वेंस है जहां पर आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहां से आपका रेप्लिकेशन शुरू होगा। ठीक है, अब अगर कोई हम पीस ऑफ डीएनए इस प्लाज्मिड में लगाएंगे और इसके पास ओरी साइट है तो आसानी से रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, मेन काम क्या होता है? इट आल्सो कंट्रोल द कॉपिंग नंबर ऑफ लिंक डीएनए। ये सवाल है कब का? 2020 का। ठीक है बेटा, ये अभी आप देखेंगे इस साल का पेपर उठा के देखेंगे ना बच्चा, तो उसमें सवाल है कौन सी साइट होती है डीएनए में जो कि कंट्रोल करती है कॉपी नंबर। ठीक, तो वो आंसर क्या होगा बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI. ओरी साइट, है ना? ओरी साइट। ठीक है, अब अगर आपको बहुत सारी कॉपी नंबर चाहिए टारगेट डीएनए की, ठीक है, तो उसका जाहिर सी बात है, तो
क्या करना चाहिए? इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। अगर ओरी साइट उसका हाई कॉपी नंबर सपोर्ट कर रही है तभी क्या होगा, उसके ज्यादा कॉपी बनेंगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो कि 15 कॉपी बनाते हैं अपनी एक बार में रेप्लिकेट करके, कुछ होते हैं 100 बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसकी ओरी साइट पे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो सर ये कंट्रोल भी कर लेगा और उसको मतलब यस यस कॉपी भी करा देगा? हाँ, कंट्रोल भी करेगा, कॉपी भी कराएगा, दोनों चीज करेगा। ओके सर। अब यहाँ पर समझ जा, जो हम बात कर रहे थे ना सिलेक्टेबल मार्कर की, मार्कर जीन की, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में एक चीज देखेंगे, इसकी नेमिंग। जो PBR 322 हम प्लाज्मिड पढ़ रहे हैं, इसका नाम कैसे रखा गया, उसको बिल्कुल जैसे खत्म करेंगे इसको प्लाज्मिड को तभी देखेंगे। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो क्या है? वो जीन है जो कि हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में कि भाई कौन सा ट्रांसफॉर्म हुआ है और कौन सा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। इस लाइन को समझो, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आगे आगे कि सिलेक्टेबल मार्कर ये वो जीन है कि जो हेल्प करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट करने में, कि हमारे पास कितने ट्रांसफॉर्मेंट्स आए हैं, कितने ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं आए हैं, है ना। आप कोशिश तो यही करोगे कि भाई आपने ई कोलाई का 1000 ई कोलाई लिए हैं तो 1000 के 1000 आपके ना रिकॉम्बिनेंट होंगे ना ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि उसमें 900 आपके पास ट्रांसफॉर्मेंट्स आए। ठीक है, तो ये पता कैसे लगेगा? बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। इनको दूसरा नाम हम लोग कहते हैं मार्कर जीन। इनका सेकंड नेम है मार्कर जीन। ठीक, अगर ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, अगर कोई डीएनए का पीस हम होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो सिंपल प्रोसेस कहलाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और जिस बैक्टीरिया में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन करा है वो बैक्टीरिया क्या बन जाता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। बहुत अच्छी सी पढ़ रहे हो, बहुत आसानी से आप लोगों के समझ में आ रहा है। ये कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। यस सर। Yes, sir. है ना? सबको आ गया? Yes, sir. उज्जवल, रिया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। चलिए तो आगे देखते हैं हम। सेलेक्टेबल मार्कर्स थोड़े बहुत समझ में आ ही गए हैं आपके, और सारा पूरा भी आ जाएगा। ठीक, अब सिलेक्टेबल मार्कर है क्या? हमने बताया वो जीन है जो कि सिलेक्ट करेंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया बेटा? सिलेक्टेबल मार्कर। अब वो जीन है कौन से? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। वो जीन कौन से हैं? सिर्फ जो रेजिस्टेंट देते हैं एंटीबायोटिक्स को वो कहलाते हैं आपके सिलेक्टेबल मार्कर। चाहे वो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट दे रहे हो, चाहे वो क्लोराम्फेनिकोल से, टेट्रासाइक्लिन से, कैनामाइसिन से, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता है या बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो सकता है, अगर उसका जीन प्रेजेंट है, जैसे मैं हाइपोथेटिकली एक प्लाज्मिड बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक, ये कुछ साइट्स है उस पे, ठीक, ये K लिखा है फॉर कैनामाइसिन और ये CH लिखा है फॉर क्लोराम्फेनिकोल। ये साफ नहीं लिखा तो समझ जाओ, है ना? यस सर। तो इसमें सेलेक्टेबल मार्कर कौन सा हो गया? KNC. वेरी नाइस, कैनामाइसिन एंड क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, यस सर। अब नॉर्मली क्या होता है, जो इकोलाई होते हैं उनमें कोई रेजिस्टेंट नहीं होता, बिकॉज उनके पास कोई रेजिस्टेंट जीन होगा नहीं, उनके पास कोई प्लाज्मिड होगा नहीं। ठीक है, ये आप एक डायग्राम देखो, ये वाला, ये दिख रहा है बेटा? आपकी आवाज लैग कर रही है, जो भी बोल रहा है थोड़ा सा आवाज लैग कर रही है। हो सकता है कि आज थोड़ा नेटवर्क पे इशू कर रहे हैं। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। आप इस सेल को देखो जो मैंने जिसको अंडरलाइन कराया, ई कोलाई होस्ट सेल। ठीक, इसमें प्लाज्मिड है, दिख रहा है आपको प्लाज्मिड होस्ट सेल में? No, sir. नो सर। नो सर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर होगी ना
not tetracycline. टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अगर आप इसको कोई भी एंटीबायोटिक दोगे, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा, नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल है। तो इनके पास नॉर्मल इकोलाई में कोई भी रेजिस्टेंट नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी प्लाज्मिड और दे डू नॉट कंटेन प्लाज्मिड दैट कंटेन रेजिस्टेंट जीन ऑफ एम्पिसिलिन एंड Tetracycline. चलो, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब क्लोनिंग साइट क्या होती है? वो साइट जहां पर आप अपना डीएनए अटैच करोगे और कॉपी करवाओगे, ठीक। आपको अगर अपना डीएनए का मतलब होता है फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए, है ना, वेक्टर के पास एक या बहुत कम रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। अच्छा, इसमें बताओ, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि इसे कम क्यों कह रहा है? कम क्यों होनी चाहिए रिकॉग्निशन साइट? बताएं। हेलो, यस सर, बताइए। नोटिस कर पाए। एक्चुअली क्या होता है, जितनी ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी उतने ज्यादा कट हो जाएंगे, है ना। और फिर दिक्कत ये आएगी, आप कहां कहां इंसर्ट करोगे? आपका डीएनए एक है, आपके कट लग गए 10, है ना, तो उससे नुकसान है ना। Yes, है ना। तो भाई डीएनए आपका एक है, छोटा सा पीस है डीएनए का, और रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी है? 10-12। मान लो इको R1 कई जगह मौजूद है इसमें, तो क्या होगा कि इको R1 की साइट जहां जहां मौजूद होगी, ये इको R1 वहां उसको कट हो जाएगा। काट देगा, तो आपका प्लाज्मिड खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि वेक्टर में बहुत कम क्या हो, रिकॉग्निशन साइट हो या सिंगल हो तो बेस्ट है। अब यहां पर नीचे आंसर दे रखा है, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड इट कॉम्प्लिकेट्स द जीन क्लोनिंग, है ना बच्चों। भाई जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा काट दोगे फायदा क्या होगा? ये तो खराब हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट आपके समझ में आई। बेसिकली क्लोनिंग साइट रिकॉग्निशन साइट है, जहां पर आपका कट लगेगा वहीं पर आपकी क्लोनिंग होगी। एक्सक्यूज मी सर, जब कोई क्या? फॉरेन डीएनए आएगा तो सर जितने भी रिकॉग्निशन साइट्स होंगी सारी ओपन हो जाएंगी। ओपन हो, अगर आप तो मींस अपना फॉरेन डीएनए की वजह से कट नहीं होती है बेटा, कट होती है आपके एंजाइम डालने से। मान लीजिए ये स्नेहा है, स्नेहा बेटा आपका सवाल है? नहीं सर, आशना। बेटा मुझे आवाजों का थोड़ा सा वो रहता है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा आप बता दिएगा सर। आशना हियर एंड दिस इज द क्वेश्चन, एंड जो भी है ना, तो मुझे अंदाजा हो कौन पूछ रहा है। यस सर। देखिए बेटा, है ना, सो आपको यहाँ पर मान लीजिए कि इस जगह आपको कट करना है। ये कौन सी साइट है आशना? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, यस सर। है ना। और इस साइट पे आपने देखा होगा दो एंजाइम का नाम लिख रखा है, एक BAMH1 और दूसरा सेल। अब मान लो मैं यहां लिख रहा हूं BAMH फर्स्ट, ठीक है, यहां लिख रहा हूं BAMH फर्स्ट। अभी क्या होगा, आपको इस साइड को काटना होगा, आप एंजाइम कौन सा डालोगे? BAMH1। अब यहां पर देखो BAMH फर्स्ट कितनी जगह साइट है? 3 जगह हो गई। 3। तो ये एंजाइम क्या करेगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। यस समझ रही है? अब यहां पर एक तो चीज ये नहीं पता लग पाएगी कि आपका ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है नहीं हुआ है, और दूसरी जगह इनको लाइगेट कैसे करा जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि हमें डीएनए सिर्फ या तो इस जगह लगाना है या फिर इस जगह लगाना है या फिर इस जगह, एक जगह ही तो डीएनए लगा सकते हो आप, और कट आपके कई जगह हो जाएंगे तो फायदा नहीं है ना उससे। यस सर। डीएनए पूरे प्लाज्मिड में एक जगह लगेगा, ठीक। 2 कट हो जाते हैं तो हम लाइगेज एंजाइम डाल के उसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। मगर खूब सारे कट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जीन क्लोनिंग में प्रॉब्लम, फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। तो फ्रेगमेंट्स को जोड़ो बैठ के, है ना, पहले तो फ्रेगमेंट जोड़िए, उसके साथ अपना डीएनए जोड़िए, तो ये कॉम्प्लिकेशन करेगा अननेसेसरी। तो बेहतर क्या है,
एक रिकॉग्निशन साइट हो एक या फ्यू? फ्यू। वेरी नाइस, क्लियर है बेटा? यस सर, Yes, थैंक sir. यू सर। वेलकम। आगे बढ़ाऊं मैं? ये क्लियर हो गया यस सबको? सर। Yes, sir. हाँ, देखो जो लाइगेशन होगा, लाइगेशन जानते हो आप, जोड़ना। यस सर। जो लाइगेशन होगा एलियन डीएनए का, वो रेस्ट्रिक्शन साइट पे होगा। अब रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सी चूज करें, आप एक बार बताओ मुझे। मेरा सवाल ये है भानु से। भानु, भानु ना मेरा? भानु। यस सर। हाँ यस सर। भानु, एक बार देखो आप कि मुझे टोटल नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट बताना यहाँ पर कितनी है, या टोटल एंजाइम्स कितने हैं जो भी रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यहाँ पर कितने एंजाइम यूज कर सकता हूँ सर? कहाँ पर? इस प्लाज्मिड में ये ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322 दे रखा है। यस सर। इसमें आप काउंट करके बताओ मुझे कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो 4 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। वेरी नाइस, 4 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ठीक, एक रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन लगा है ना बेटा? यस। एक पे आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन लगा है, एक पे उन्होंने जीन नहीं बताया है जिसपे आपका इको आर फर्स्ट, क्ले फर्स्ट और हिंट थर्ड कर रहा है, और एक पे आपका रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है, यानी कि प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशंस है। ठीक है बेटा? तो 4 रेस्ट्रिक्शन साइट हैं। आप कौन सी साइट को कट नहीं कर सकते इनमें से? सबसे सवाल है बेटा। आरोपी। वेरी नाइस, वेरी गुड। किसने बताया ये? चाशना। वेरी नाइस। आरोपी, आरोपी तो कट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या बना रही है, ये वो प्रोटीन बना रही है जिसका रेप्लिकेशन में इस्तेमाल है। ठीक है, आप क्या करते हैं क्लोनिंग साइट चूज करते हैं, ये 2 में से एक। कौन से 2? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के 2 साइट है, इनमें से कोई भी आप एक चूज कर लिए, वो आपकी क्या बन जाती है? क्लोनिंग साइट। ठीक है, यानी कि अगर मैंने चूज करा BAMH1 तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आपका निकल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. है ना, ये जीन आपका निकल जाएगा क्योंकि मैंने इतना पोर्शन इसको कट कर दिया। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक, इस पोर्शन को कट कर दिया है। ठीक, अब इसमें कौन सा रह गया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ध्यान से सुनना, इसमें रेजिस्टेंट किसका बाकी रहा? एम्फिसिलिन। Ampicillin. ठीक है, अब आपने क्या करा, इसको कट करा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं दूसरा कलर ले रहा हूं बेटा कुछ समझाने के लिए। टेट्रासाइक्लिन आपने निकाल दिया जीन, अब इसको पिंक कलर से हम लोग इधर निकाल दे रहे हैं। ये मान लो टेट्रासाइक्लिन कट होके इधर आ गया, दिख गया आपको? यस सर। यस सर। अब आपने क्या काम करा, उसकी जगह अपना एक डीएनए लगाना है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आपने क्या करा, फॉरेन डीएनए अटैच कर दिया। यस? यस सर। विजिबल? यस सर। यस सर। Yes, sir. Okay. Now this DNA will be called as, or this plasmid will be called as recombinant DNA or recombinant plasmid. Okay. Yes sir. If Yes, sir. okay, if ligation मतलब जोड़ना, अगर आपने कट कर दिया है, BAMH1 डाल दिया, कट हो गया, मगर आपने जो अपना डीएनए डाला था वो जुड़ा नहीं, तब ये क्या कहलाएगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट Plasmid. प्लाज्मिड। है ना? क्यों बेटा, आप हाथ से तो करते नहीं हो, टेलरिंग तो कर नहीं रहे हो कि आपने उठाया और उसे कैंची ली और कट करना शुरू कर दिया ना, तो आपने उठाया यहाँ से, है ना, उससे उठाया चिमटी से और उसके बाद चिपका रहे हो, ऐसा तो हो नहीं रहा है। आप क्या कर रहे हो, ये सारे सॉल्यूशन, एक बात को ध्यान से सुनो बेटा, ये जो सारी चीजें हैं ये आपको पिपेट में मौजूद है, कुछ शीशियों में मौजूद है, वायल्स में मौजूद है। आप क्या कर रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हो, उनको पिपेट से उठा रहे हो, टेस्ट ट्यूब में डालो, एंजाइम डाला, उसने कट कर दिया होगा, आपके दिमाग में कट कर, उसके बाद आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब से क्या करा, डीएनए डाला। ठीक, उसके बाद आपने तीसरा एंजाइम डीएनए लाइगेज डाला। अब यहाँ पर आपका 4 चीजें हैं प्लाज्मिड,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए एंड डीएनए लाइगेज। तो ये चारों आपस में काम कर रहे होंगे इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है बेटा, दिख रहा है आपको? ठीक। अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे कितने रिकॉम्बिनेंट आए और कितने रिकॉम्बिनेंट नहीं आए। सवाल ये हो गया ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा हो वो सारे में सक्सेसफुल हो रहा हो। ठीक है, पर आपको एक बात यहाँ तो समझ में आ गई होगी कि क्लोनिंग साइट हम कौन सी लेंगे बेटा? जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की जो साइट है उनमें से कोई एक साइट हम क्लोनिंग साइट ले लेते हैं। यहां पर हमने जो क्लोनिंग साइट ली है वो कौन सी ली है? टेट्रासाइक्लिन, यानी कि BAMH फर्स्ट साइट। ठीक है? यस सर, हम इसको भी ले सकते हैं, एम्फिसिलिन को भी कर सकते हैं, मतलब एक प्लाज्मिड में? नहीं सर, दोनों को एक साथ? एक ही, नहीं, दोनों को नहीं ले सकते आप। असल में क्या होगा, इनमें से एक जो होगा ना वो आपको बताएगा, और बताऊंगा आगे बताऊंगा कैसे, कि कौन ट्रांसफॉर्मेट हुआ है या नहीं हुआ है। एक को तो छोड़ना पड़ेगा, है ना? यस सर। है ना? आप एक को आप पकड़ लो, काट दो, एक को छोड़ दो गवाही देने के लिए। बताओ भाई ट्रांसफॉर्मेट हुआ है नहीं हुआ है? जब तक तो पैसे कैसे पता लगेगा? आप पूरा एक्सपेरिमेंट कर जाएंगे जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर जाएंगे और आपने ये चेक नहीं करा कि आपके ट्रांसफॉर्मेट थे भी या नहीं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं है, होगा नहीं होगा, है ना? तो क्या होगा कि आपने क्या काम करा, इनमें से एक जीन को आपने या एक रेस्ट्रिक्शन साइट को आपने छोड़ दिया। ठीक, यस सर। चलो इसको क्लियर कर दे रहे हैं, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा, ओके, बेटा 1 मिनट दिएगा मुझे ना, 5 मिनट दिएगा मुझे। ठीक है बच्चे? ओके सर। ना, मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा, बस 5 मिनट रुक जाइए। शायद स्लाइड्स मेरी मिस। बच्चों जब तक ना व्हाइट बोर्ड पे हम लोग ये समझ ले रहे हैं नेमिंग ऑफ प्लाज्मिड, है ना? वो स्लाइड में एडिट करवा दे रहा हूँ, मैंने बोल दिया है कि वो ऐड हो जाएंगे इसमें। आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। नेमिंग ऑफ प्लाज्मिड देख लेना, तब तक वो आपकी स्लाइड ऐड हो जाएगी। इसमें स्लाइड ऐड नहीं हुई है आई थिंक। वेक्टर का नाम क्या है? स्मॉल p, कैपिटल B, कैपिटल R और 322। यही नाम है ना बेटा? यस सर। अच्छा, उसका नाम तो आपको ध्यान है ना? इको R1 या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम कैसे लिखते हैं? यस सर, जीनस स्पीशीज करके। ठीक, तो बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट vector to be used or isolated by Bolivar and Rodriguez. समझ में आया? In 1977, 1977 में ये पहला लिया गया था। इसमें जो P है, स्मॉल p, stands for plasmid, ठीक? कैपिटल B and कैपिटल R stands for scientist name, and 322 stands for strain। ठीक है, इजी है? सर आपका शायद बोर्ड नहीं आ रहा है। है बच्चों, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोर्ड नहीं आ रहा मेरा? सारा है। सब वीडियो आ रही है, सब वीडियो आ रही है आपकी मेरे में। तो वो वीडियो आ रही है। स्विच होगा तो
ऊपर स्विच लिख। मैं ये इनको हाँ करना पड़ेगा ना सर, हाँ भानु हाँ को, हाँ। भानु स्विच कर लो। क्या सर मेरे में नहीं आ। या फिर भाई इनकी आप हेल्प से कर दो, करते हैं। भानु की कोई है भाई, इसकी हेल्प कर दो भानु की। बॉटम राइट कॉर्नर में डबल क्लिक कर दो। ओके सर, ओके ओके ओके, हो गया सर, थैंक यू। नहीं मैंने नहीं बताया, ये उसने बताया शायद, उज्जवल ने बताया। यस सर। किसी ने हाँ, थैंक्स तुम ले लो, ठीक है उज्जवल। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश करता है ये दूसरे प्लाज्मिड से, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, तो PBr322 पहला वेक्टर था जिसको आइसोलेट करा था आपका बोलीवर एंड रॉड्रिक्स ने, तो उन्होंने अपने P उन्होंने ले लिया प्लाज्मिड का, कैपिटल B बोलीवर आ गया, और R जो था वो आपका रॉड्रिक्स आ गया कैपिटल R। ठीक है, और 322 इसलिए उन्होंने रख दिया कि जिससे कि दूसरे प्लाज्मिड से इसको डिफरेंशिएट करा जाए। ठीक है बेटा। यस सर। अगली चीज, तब तक एक और चीज देख ले रहे हैं, हमने कुछ एंजाइम्स की बात करी थी, ज्यादातर हम एंजाइम की बात कर रहे थे एंडोन्यूक्लियस, इसी की बात कर रहे थे ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये आपको मैं बताऊं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। उससे आप कंफ्यूज मत हो ना, हिंट सेकंड और हिंट थर्ड से, आप सोचोगे हिंट सेकंड है तो टाइप सेकंड हो गया, और हिंट थर्ड है वो टाइप थर्ड हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, तीन यस तरीके सर। के यस सर। आपके एंडोन्यूक्लियस निकले थे। एक आपका टाइप फर्स्ट, एक आपका टाइप सेकंड, एक आपका टाइप थर्ड। सवाल यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, आपका जो टाइप सेकंड था दैट इज यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब हम लोग अगर किसी को काटना है, रेस्ट्रिक्शन करना है, तो हम कौन सा टाइप का एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे? टाइप सेकंड। सेकंड, इजी चीज। एंडोन्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो एंडोन्यूक्लियस क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज एंडोन्यूक्लियस, आप सिंपल बताओ, क्लीविंग एंजाइम है, काटने वाला एंजाइम है। इसको हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर कहते हैं, क्लीविंग करने का। ठीक है, तो क्या सिर्फ क्लीविंग एंजाइम यूज होते हैं इसमें? नहीं बेटा, और भी एंजाइम यूज होते हैं। अच्छा, हमें थोड़ा सा मौका मिल गया तो हम उसको भी कर लेंगे। क्लीविंग एंजाइम के अलावा आपका यूज होता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम कौन सा होता है बेटा? जल्दी से। सो जो ज्वाइन करता है। जो ज्वाइन करता है, नाम? डीएनए लाइगेज। ठीक है, दूसरा आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज। ठीक है, इसका काम क्या होता है? अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप को जो बॉन्ड जो बनता है बेटा, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड आपस में, दो न्यूक्लियोटाइड बेटा ध्यान अच्छा से सुनो, सर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। डाइस्टर बॉन्ड, है ना? तो एक्चुअली एल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है कि दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने नहीं देता। कैसे? दे रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप। अब जब फॉस्फेट ग्रुप ही नहीं होगा तो वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? एल्कलाइन फॉस्फेट, ये थोड़ी लाइन आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, यस सर। है ना? क्योंकि बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बात है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देख लो एक बार कि जो आपका डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, ये शुगर होती है उसमें, है ना? इस तरह की शुगर होती है। ठीक,
मैं शुरू कर दूं अब? कोई बच्चा आ रहा है अभी क्या? आशना है, भानु, रिया, उज्जवल, स्नेहा। सर कर दीजिए स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग बॉन्डिंग पढ़ रहे थे डीएनए में, थोड़ा सा बॉन्डिंग देख लो, उसके हिसाब से अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम समझ में आ जाएगा। तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है बेटा। तो इसका ये वाला पोर्शन खाली रहता है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पोर्शन, तो अब इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, ठीक। यहाँ पर फिर से नाइट्रोजनस बेस होगा और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होगा। अगर आप चाहते हो कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़े, ठीक, पहले समझो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े कैसे होते हैं। यहां पर एक बॉन्ड बनता है थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के कंपाउंड्स में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में और फॉस्फेट ग्रुप में। ये वाला बॉन्ड कहलाता है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक न्यूक्लियोटाइड था, ठीक, सॉरी, उसका मैंने फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया, यहां पर जो फॉस्फेट ग्रुप था उसको हटा दिया। अब क्या ये हाइड्रोक्सिल से बॉन्ड कर पाएगा? नहीं, है ना। अगर मुझे बॉन्डिंग रोकना है दो न्यूक्लियोटाइड की, तो मैं क्या करूं, इस वाले फॉस्फेट को रिमूव कर दूं। एज सून एज आई रिमूव दिस फॉस्फेट, द बॉन्डिंग विल स्टॉप, एंड फॉर दिस द एंजाइम रिक्वायर्ड इज alkaline phosphatase. Now we are clear, हमें अब क्लियर हो गया होगा ना? यस सर। alkaline phosphatase का फंक्शन समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। अगला एंजाइम है, आपने इसका नाम सुना होगा, डीएनए पॉलीमरेज। सुना है बेटा नाम? यस सर, सुना तो है। डीएनए पॉलीमरेज, देखो पॉली, यस सर, सुना है। यानी कि क्या बनाएगा ये डीएनए के सर मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। यहाँ पे क्या चाहिए, डीएनए के जो पॉलीमर होते हैं, देखो डीएनए का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और यही क्या करते हैं, बहुत सारे जुड़ते रहते हैं। एंटी एंटी लिख रहा हूं न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है बेटा। अब मान लो कि ये कई लाख न्यूक्लियोटाइड है, ये जुड़े, तो बेसिकली अगर ये जब जुड़ जाते हैं तो आपका डीएनए कहलाता है ना बच्चे? तो यस सर। बनाने वाले यानी कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाले, सिंथेसिस करने वाले एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। ये कहलाता है आपका सिंथेसिंग एंजाइम। चलो, एक और एंजाइम होता है बेटा, इसका नाम सुना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? आरएनए से डीएनए। डीएनए, यस सर। है ना। जब देखो बेटा ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, पर कई बार हम लोग उल्टा जाते हैं, यानी कि कुछ हम लोग का मतलब होता है ये जो आपका ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होता है कि पहले वो आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, वापस से फिर दोबारा से बनेगा, सिंथेसिस करेगा अपना खुद का आरएनए। तो अगर पीछे की तरफ ट्रांसक्रिप्शन जा रहा है, यानी कि आरएनए से डीएनए बनना है, उसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उसको बनाने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है वो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिंपल चीजें है ना, ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होनी नहीं चाहिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जहां एज लिख जाए वहां समझ जाओ कि वो क्या है बेटा, एंजाइम। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है। अभी हमें समझना था कि सेलेक्टेबल मार्कर्स, स्लाइड्स नहीं है तो थोड़ा सा मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, स्लाइड्स अभी ऐड नहीं हो पाएंगे, तो आज हम बोर्ड पे देख ले रहे हैं, कल दोबारा से स्लाइड्स पे आएंगे। जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, एनी ऑफ द टू जीन, दोनों में से कोई एक जीन जो है वो आपका क्या बन जाता है, सेलेक्टेबल मार्कर बन जाएगा, ठीक। वो क्या काम करता है, क्यों हम इसको एक दो में से एक जीन यूज करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द, जल्दी बताओ,
क्या क्या देखने के लिए हमने ये 2 जीन क्यों यूज करे थे, ये तो हमने सर पढ़ा ही क्योंकि था। वो बाद में बताता है ना सर क्या? कि तुम्हारा वो हो, मतलब कि सर हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। हाँ, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये तो बात है, ये डिस्टिंग्विश यस करना है उसको। यस सर। यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं स्लाइड खोल दी है, शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, इसी की बात कर रहे थे, यही मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो इसको मैं समझा दूंगा बिल्कुल आसानी से। तो यही तो मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो इस हमारा ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, यहाँ पर देख लें कि आपने एक्सपेरिमेंट करा और आपको लग रहा है कि आपने 1000 इकोलाई लिए थे, है ना, और आपको ये पता नहीं है 1000 में से कितने आपके ट्रांसफॉर्म हुए थे। आप क्या करोगे, उसका मेथड है बेटा, उस मेथड को हम लोग समझ ले रहे हैं क्या मेथड है। क्या करते हैं आप, जो आपके सेल हैं जिनमें आपने रिकॉम्बिनेशन करवाया था और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेंट का, सेल ऑफ E. coli is grown on plate containing ampicillin। ठीक है बेटा, किस पे आप ग्रो कराओगे, जिनमें कौन सी एंटीबायोटिक पड़ी हो, एम्फिसिलिन। एम्पिसिलिन। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, ये एक प्लेट है, ठीक, इसमें आपने ई कोलाई के डाल दिया सेल जिसमें एम्पिसिलिन है। अब जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेंट हैं वो सब सरवाइव करेंगे। अब पूछो क्यों, क्योंकि आपने जो कट करा था डीएनए, वो कौन सी, जो प्लाज्मिड कट करा था वो कौन सी साइड पे करा था, टेट्रासाइक्लिन। रिस्ट्रिक्शन। टेट्रासाइक्लिन पे, जो हमने कट करा था टेट्रासाइक्लिन पे करा था ना, यस सर। Yes, sir. है ना। और अभी आप किस पे ग्रो करा रहे हो, एम्पिसिलिन पे। एम्फिसिलिन। इसको देखो, इसको कई बार भी समझ लेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो क्या होगा, जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेंट हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे। ठीक, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेंट बनाऊं ब्लू कलर के, ठीक, तो आपको दिख जाएंगे, ये दिख रहे हैं बेटा, यस सर। यस ये सारे ट्रांसफॉर्मेंट आपके ग्रो कर जाएंगे। ये क्या है, बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसमें ऐसे भी सेल होंगे जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं होगा, है ना, यस जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, Yes, वो sir. सेल आपके सारे के सारे मर जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. अगर बात समझ में आ रही है, मैं आपको कई बार समझा सकता हूँ, इसमें कोई जल्दी नहीं है, है ना, कोई हमें हबड़ दबड़ नहीं है कि भाई समझना, सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस ऑन टाइम आपका यस सर। जाएगा, है ना। तो देखो बेटा, पहले ये समझ लो सेल कितने टाइप के आपके पास होंगे। पहला सेल रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक, एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक, दूसरा सेल नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ध्यान से सुनना बात, इसको हम समझ लेंगे। तीसरा सेल कैसा होगा बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्म। ये तीनों सेल कौन से, ई कोलाई के। हमें ई कोलाई के 3 तरीके के सेल मिलेंगे। ई कोलाई, ठीक, एक ऐसा ई कोलाई होगा
जिसमें हमारा डीएनए भी होगा और ट्रांसफॉर्म भी होगा, रिकॉम्बिनेंट भी होगा, ट्रांसफॉर्म भी होगा। अब जरा इसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, और ज्यादा नहीं आ रहा होगा, इतना मुझे पता है ना बच्चों? ऐसे ही हो रहा है कुछ? यस सर, यस सर। यस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, पहले हम लोग रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म समझ ले रहे हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। ये हमारा इकोलाई का सेल है, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ये हमारा प्लाज्मिड है और ये हमारा फॉरेन डीएनए है, ठीक? इन तीन चीजों का खेल है ना पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, डोनर, वेक्टर, होस्ट। यस सर। पहले हमने क्या काम करा, क्या बनाया, एक रिकॉम्बिनेंट बनाया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट, यस ठीक? सर। ठीक। अब ये कितना परसेंट चांस है कि मैंने 1000 अगर प्लाज्मिड लिए होंगे और 1000 के 1000 रिकॉम्बिनेंट बने होंगे? कोई गारंटी नहीं है। 2% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, ठीक यस सर। है ना? तो अब सोचो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे, होस्ट में। होस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। वेरी गुड। जैसे ही हम इसको होस्ट में ट्रांसफर करेंगे, होस्ट क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्म सेल। ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के साथ साथ इसके पास प्लाज्मिड कैसा है? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, चलिए, एक टाइप का सेल ये आ गया, ये तो समझ में आ गया होगा आपका। यस यस सर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगले में क्या हुआ कि दूसरा इकोलाई बना रहा हूं, इसमें क्या है आपका, ये ट्रांसफॉर्म तो हुआ है पर इसके अंदर क्या नहीं है? रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आई? दूसरा इकोलाई भी समझ गया आपको, है ना? यस यस सर। अब तीसरा मैं बना रहा हूं, अब तीसरा सॉरी तीसरा जो इकोलाई है, इसमें ना तो रिकॉम्बिनेंट है ना ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा? तो तीन Yes, sir. तरीके से आपको सेल मिल जाएंगे, एक तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म, एक आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म, और तीसरा आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा? तो सर ये फिर मतलब पहले जब हम इसको करा रहे हैं तो सर हम वो सेल ले रहे हैं जिसे हमें कराना है, और फिर हम डिजायर्ड डीएनए ले रहे हैं, तो सर फिर भी ये क्यों बन रहे हैं फिर दो जो बन रहे हैं नीचे नॉन अब मैं आपको रिकॉम्बिनेंट? बता रहा हूँ। देखिए, आपने क्या काम करा, आप क्या करते हो, ये एक्सपेरिमेंट जो करते हैं ना बेटा आप, ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें आपने बहुत सारे प्लाज्मिड डाले, ठीक दिख रहे हैं आपको? यस सर। अब इस प्लाज्मिड के अंदर आपने क्या काम करा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, ठीक? यस सर। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे, इसने सारे प्लाज्मिड को कट कर दिया, ठीक है? यस सर। अब इसमें आपने क्या डाला, अपने फॉरेन डीएनए के सेगमेंट्स डाले, यही करा? यस सर। ठीक। उसके बाद आपने एंजाइम डाला डीएनए लाइगेज, ठीक? अभी क्या होता है, ये आप क्या कर रहे हो, बाई पिपेट कर रहे हो, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, उनमें से केवल इतने आपके क्या हुए, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। और ये आपको पता नहीं है, आप क्या करोगे, पिपेट से उठाओगे इन सबको, पूरा सॉल्यूशन है, इसको क्या करोगे, उठा के उस टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे जिसमें आपका क्या है, इकोलाई, ठीक है बच्चों? यस सर। इकोलाई जब आप इसमें डालोगे, ठीक, अब ये जरूरी नहीं है कि सबके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अगर सबके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो कुछ ऐसे भी गए होंगे जिनके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट भी गया होगा। ओके सर, आ गया ये बात, वेरी गुड, बात समझ में आ गई? यस आप सर। ये कोई स्पेसिफिक सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं आप,
जैसे sir, होता हाँ नहीं है कि फैक्ट्री लगी होती है, बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, उसके बाद आखिर में जाके देखा जाता है अच्छा चीज कौन सी है, खराब चीज कौन सी है, अच्छे को आप निकालते रहते हो। कभी फैक्ट्री जाना, वहां पर इसकी प्रोसेसिंग का और आसान हो जाएगा। मगर अभी क्लियर हो गया? यस सर हाँ तो आपको कितने तरीके के सेल मिले यहाँ पर? ऐसे इंडिया में कहाँ होगा? अरे इंडिया में तो हर जगह। अजय, इंडिया में ये वाली फैक्ट्रीज, इनकी इनकी तो लैब्स है, हमने यस करे हैं ये। सर। हमारा तो काम सारा इस पे जेनेटिक्स पे था, जीन सर आइसोलेट करे मुरादाबाद हैं। में होगा? मुरादाबाद में क्यों नहीं होगा? पीसीआर लैब होगी कहीं भी आप चले जाएं, पीसीआर लैब में जहां पर डायग्नोसिस होता है ना, अच्छा। आप जितना, हाँ वहां पर आप जाएं, उनसे कहना कि आपके यहाँ पीसीआर लैब है। पीसीआर लैब होगी तो उनके पास ये जरूर होंगे एंजाइम्स वगैरह, इस क्योंकि इनके बिना हो नहीं सकता काम, है ना। यस और सर। मुरादाबाद में आपका मेडिकल कॉलेज भी होंगे, वहां पर आप जाके मालूम कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब में मालूम कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी लैब में मालूम कर सकते हैं, और भी सब जगह होगा। असल में क्या होता है बच्चों, क्या ये चीजें ना दूर से ऐसे लगती हैं दुनिया बहुत बड़ी चीजें हैं ये, ठीक। और अगर आप खुद करने बैठते हैं तो आपको बस क्या होना चाहिए कि थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। जैसे भानु ने सवाल पूछा, बड़ा अच्छा लगा मुझे क्योंकि इसने क्लियर कर दिया। वो आपको समझ में आना चाहिए आप कर क्या रहे हो। प्रैक्टिकली तो कोई भी है, आप देखते हो कि इवन आपने ये सुना होगा कि झोला छाप डॉक्टर, सुना है नाम? यस सर है वो यस क्या सर। करते यस हैं, सर वो 10 साल किसी अच्छे डॉक्टर के पास बैठते हैं, एमबीबीएस एमडी के पास, कंपाउंडर होते हैं बेसिकली वो कंपाउंडर। वो इंजेक्शन लगाना सीख जाते हैं अच्छे से, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह लगाते नहीं है। फिर वो उसी नॉलेज का उन्हें पता रहता है, सुनते रहते हैं कि भाई कौन सी दवा किसके लिए होगी, ये पेशेंट है, केस बिगड़ा तो क्या करा, तो वो अपना एक्सपीरियंस ले लेके कर लेते हैं। तो कोई चीज इतना जेनेटिक्स में या किसी भी साइंस की दुनिया में कोई चीज बड़ी नहीं है, और खास करके आपके हौसलों से तो कोई भी चीज नहीं बड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा यस 3 तरीके के हमें सेल मिल गए, एक आपका रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म, एक आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म, तीसरा आपका नॉन नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट नॉन नॉन। ट्रांसफॉर्म आपको चाहिए क्या? सिंपल सी बात, हमें चाहिए कौन सा? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट एंड पहला वाला। ट्रांसफॉर्म पहला वाला, है ना। इसके अलावा हमारे दोनों काम के नहीं है। अब क्या करा जाए, इसको आप स्क्रीनिंग करें, मतलब कि इसको आप डिफरेंशिएट करें। वो कैसे करेंगे? आप पहली चीज, पहला स्टेप क्या करें, सेल जो ई कोलाई के हैं उनको आप किस में ग्रो कराओ? पेनिसिलिन वाले में, ठीक, पेनिसिलिन मीडियम में। यस अब सर। एम्पिसिलिन, वही पेनिसिलिन बोला था बार बार, एम्पिसिलिन में, एम्पिसिलिन मीडियम में जब आप ग्रो कराओगे तो बेटा जिनके पास जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, वो तो पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो प्लाज्मिड नहीं आया जिसमें पेनिसिलिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो एक तो हमारा कट हो गया यहां से। यस सर अब बचे 2, ठीक। अब क्या करेंगे, इन 2 में से डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसकी आइडेंटिकल कॉपी बनाएंगे, मतलब कि रेप्लिका बनाएंगे, जैसे कि मैं अभी बनाने जा रहा हूं यहां पर, ठीक। ये एम्पिसिलिन में इतने ग्रो हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपको। सिमिलरली मुझे एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कुछ मैं चेंज कर नहीं सकता, सॉरी मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक। ये आपने एम्पिसिलिन में ग्रो करा के उसकी कॉपी बनाई है। अभी मैं बता दूंगा कॉपी बनती कैसे है, परेशान मत होना, ठीक है। अच्छा, कभी बचपन में आप लोगों ने, एक पेपर आता है बटर पेपर के तरीके का, उसको जब हमें कॉपी करना होता है ना कोई डायग्राम, उसको छाप देते थे ऊपर से, कुछ करा है ऐसा? Yes, sir. यस सर Yes, sir. यस सर। सिमिलरली कुछ ऐसे ही हम करते हैं इन प्लेटिंग में। देखो, एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखे, आपने फैक्ट्री प्लेट्स देखी बेटा? फैक्ट्री प्लेट्स या नहीं देखी होंगी, नहीं देखी होंगी, है ना। छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं हम लोग, उस पे मीडियम रखते हैं, कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट रखते हैं, तो उसपे बैक्टीरिया की कॉलोनीज आने लगती हैं, कलरफुल या फिर व्हाइट, ठीक है। उसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दोगे तो वो चिपक जाती है उस पे, या फिर कुछ प्लास्टिक रख दोगे, नाइट्रोसेलुलोज होता है, उसको आप रख दोगे तो भी चिपक जाएंगे, ठीक है। अभी क्या होता है कि हमने उसकी आइडेंटिकल प्लेट बना ली, ये बना ली, दिख रही है आपको दूसरी वाली।
इसको हम कह दे रहे हैं ए और इसको हम कह दे रहे हैं बी। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अभी आप देखो कि आप वेरी नाइस, वेरी गुड। इसमें आप अभी क्या करना है कि हमें डिफरेंशिएट करना है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड। अभी क्या करो, जो बी वाले सेल जो प्लेट है इसको ग्रो कराओ आप टेट्रा साइक्लिन में। किसमें ग्रो कराएंगे आप? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो सेल ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट थे, ठीक, क्या उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था? नो। यस सर, जो थे उसमें था। अच्छा, जो रिकॉम्बिनेंट थे उसमें था। सर एक मिनट। देखो हमने क्या करा था, टेट्रासाइक्लिन जीन निकाल के अपना जीन लगा दिया था। नहीं 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 था, नहीं था। नहीं था ना? तो हमने क्या करा, टेट्रासाइक्लिन जीन निकाल दिया था रिकॉम्बिनेंट में से। ठीक, अभी हमें क्या करना है कि इन सबको, इस प्लेट को तो हम रखेंगे सेव करने के लिए, ए वाली प्लेट को, बी वाली प्लेट को क्या, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसको ग्रो कराएंगे हम बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन में। तो जितना ट्रांसफॉर्म्ड होगा वो सबका सब क्या हो जाएगा, जितना ट्रांसफॉर्म सेल होंगे सबके सब टेट्रासाइक्लिन में मर जाएंगे। यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। इसका मतलब जो जो सेल मरे वो मेरे क्या थे, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। दिख रहे हैं आपको? तो आप क्या करते हैं, आप मार्किंग कर लेते हैं कि भाई ये वाला, जैसे कि अगर मैं देखूं ये वाला ट्रांसफॉर्म था तो आपको पता लग गया ये आपका ट्रांसफॉर्म है, तो आपने क्या करा, यहां पर मार्किंग कर दी, ये मेरा काम का है। अब मान लो कि दूसरा कॉलोनी गायब हुई, ये वाली कॉलोनी गायब हुई, तो आपको पता लग गया कि ये मेरा ट्रांसफॉर्म है। इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म में से और रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये तरीका है आपका, है ना? इसको कहते हैं प्लेट स्क्रीनिंग। हालांकि ये तरीका बहुत हेक्टिक है, बहुत लंबा तरीका है ना बेटा? यस यस सर। सर। अब यहाँ पर लास्ट चीज पढ़ा रहा हूँ बेटा। हमने क्या करा था, एक चीज को मैं वहीं समझा दे रहा हूँ आपको, आसानी से समझ, इसमें ही समझा दे रहा हूँ। आपने क्या करा था, प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड का कौन सा जीन निकाला आपने, कौन सा रेजिस्टेंट जीन निकाला था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन। है ना? अब क्या हुआ, यस सर। इस जीन को निकालने की वजह से वो जो टेट्रासाइक्लिन जीन की साइट थी वो क्या हो गई, इनएक्टिव। भाई वहां वो जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट देगा ही नहीं, बिकॉज वो साइट तो इनएक्टिव हो गई, वो आपने निकाल दी। अगर मैं अगले पेज पे लेके जाऊं आपको, तो आप अगर देखोगे ये आपका एक प्लाज्मिड है और इसी के दूसरा डबल स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, सर्कुलर होता है, हमेशा डबल बनाएंगे। ठीक, ये आपका है, ठीक, और इसमें ये साइट जो है वो टेट्रासाइक्लिन की है, टी लिख दे रहा हूं, और ये रेजिस्टेंट देती है एंटीबायोटिक से। अगर मैं इस साइट को निकाल दूं तो ये साइट कैसी हो गई बेटा, ये बेकार हो गई। और इसमें मैंने क्या करा, अपना डीएनए लगा दिया, तो मैंने टेट्रासाइक्लिन को क्या कर दिया, इनएक्टिव। ये बात समझ में आ रही है? क्या कर दिया, टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिव कर दिया। कैसे करा? बाय इंसर्शन ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए। तो ये टेक्निक है ना बेटा, जिस टेक्निक से मैंने टेट्रासाइक्लिन का किसी भी रेजिस्टेंट साइट को इनएक्टिव कर रहा हूं, वो टेक्निक लाती है इंसर्शनल इन एक्टिवेशन। समझ में आया? मैंने वहां पर अपना डीएनए इंसर्ट करके उस साइट को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सवाल आ सकता है NEE में। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। अगर कोई पूछे आपसे कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि प्लाज्मिड में
कोई भी रेस्टेंट साइट को निकाल के उसमें अपना डीएनए लगा के इनएक्टिव कर देना, वो कहलाता है आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई सर, जब हम वो मार्किंग कर रहे हैं सर, उसके बाद हमें पता चल गया तो सर उसके बाद हम करेंगे क्या उनका? ये तो कल बताने वाला था, खैर कल के लेक्चर में, है ना? ओके यस है ना? सर। क्योंकि अभी तो हमने छुआ ही नहीं है बेटा। अभी ये देखो, एक चैप्टर को खत्म होने में कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं अगर सही से उस चैप्टर को पढ़ा जाए। अभी तो हम सिर्फ टेक्निक समझ रहे हैं कि यस यस करेंगे क्या क्या, फिर इसका एक एक स्टेप देखा जाएगा कि क्या हम शुरुआत पता है किससे करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि पहले आप डीएनए आइसोलेट करो। ये टेक्निक तो आपको बता दी कि कट पेस्ट इंसर्ट, ये कर रहे हो ना आप? यस सर। है ना? वो आता है पोरोको, एक ऐड आता था, घोलो मिलाओ हो गया। ये तो बस बाहर बाहर का आइडिया है, अभी हम तो अंदर गए नहीं है इसमें। ठीक है? आशना किसका यस सवाल रहा है? स्नेहा का। इसने आगा। चलो, मुझे आवाजें बहुत मेरे पता है, मुझे लगता है कि ये मेरा सेंसरी ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक? एक टेस्ट ट्यूब ये है जिसमें पड़े हैं इकोलाई, ठीक, जो आपके पास रखे हैं। ठीक है? यस सर। एक फ्लास्क ये है जिसमें पड़ा है आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, ये स्टेप को समझते रहना। ठीक? एक फ्लास्क ये है जिसमें पड़ा है आपका डीएनए लाइगेज। ठीक है? और एक फ्लास्क ये है जिसमें आपका क्या है? एलियन डीएनए के फ्रेगमेंट्स। चलो, ये सब समझ में आ गया? ये चीजें इतना समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ? ये सब आपके समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी क्या करना है कि इसको हमें सबको जोड़ना है ना? इस एलियन डीएनए को हमें किस में डालना है? इस प्लाज्मिड में। पी आर एल डी ई, पी फॉर प्लाज्मिड, आर फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पी फॉर डी फॉर डीएनए, ये डी है बेटा, डी, एंड एल फॉर लाइगेज एंजाइम। ये ठीक है? क्लियर? हमें डीएनए को किस में डालना बेटा? प्लाज्मिड। उसके लिए कौन कौन से एंजाइम लगेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। ठीक। अब मैंने मान लो कि इसमें 100 प्लाज्मिड थे, ठीक है? यस सर। और मेरे पास फ्रेगमेंट भी कितने थे? 100। ठीक है? इकोलाई भी कितने हैं मेरे पास? 100 नंबर पे हाइपोथेटिकल चल रहा हूं। ठीक है? मैंने 100 प्लाज्मिड में 100 फ्रेगमेंट डाल दिए। ठीक? अब वो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 प्लाज्मिड में वो फ्रेगमेंट जुड़ जाए। सपोज करो 80 प्लाज्मिड में वो फ्रेगमेंट जुड़े, तो आपके पास Yes, रिकॉम्बिनेंट sir. कितने हो गए बेटा? 80। 80 हो गए। ठीक। यस सर। अब क्या करोगे? आपको पता नहीं है कि 80 रिकॉम्बिनेंट से, आप क्या करोगे? जितने आपके टोटल प्लाज्मिड थे सबको किसमें डाल दोगे? ई कोलाई। ठीक? अब आप कोशिश ये करोगे ई कोलाई में सारे के सारे डलें। हो सकता है केवल 50 ही प्लाज्मिड आपके ई कोलाई में जाए। ठीक? यस सर। 50 आप नहीं जाए। ठीक? अब ये क्या श्योरिटी है? आशना बोल रही ना बेटा ये? यस सर। अब एक क्या श्योरिटी है? 50 में से सारे रिकॉम्बिनेंट होंगे। हो सकता है जो 80 जो 20 आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट थे वो आ जाए, ये भी तो हो सकता है। जो 50 आपके sir. ट्रांसफॉर्म हुए हैं उसमें 20 आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं। इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इस ई कोलाई को निकालते हैं। ये दिख रहा है आपको? ई कोलाई को वहां से मैं Yes, इस प्लेट sir. पे आ जाऊं, इस स्लाइड पे आ जाऊं जिसमें आपका पूरा लिखा हुआ है 3 तरीके के सेल मिलेंगे। उस ई कोलाई को 100 के 100 ई कोलाई को हम क्या करते हैं? 100 ई कोलाई लिए, 100 को हम ग्रो कराते हैं किसमें? एम्पिसिलिन पे। दिख रहा है आशना? यस सर। दिख रहा है? Yes, एम्पिसिलिन पे ग्रो कराते हैं।
देखो बेटा, जिन ई कोलाई में प्लाज्मिड नहीं आया होगा, ठीक, या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे और नॉन ट्रांसफॉर्म होंगे, वो ई कोलाई आपके मर जाएंगे। मान लो कि 100 में से 30 ई कोलाई ऐसे थे जो कैसे थे आपके, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्म, तो ये सारे के सारे मर जाएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म, मर जाएंगे ना, बिकॉज उनके पास एम्पिसिलिन Yes, रेजिस्टेंस sir. जीन नहीं होगा। ठीक, दूसरा बचे कितने, सॉरी 70 है ना, 70 बचे। अब 70 में से हमें ये देखना है कितने आपके रिकॉम्बिनेंट है, कितने आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और कितने रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड है, या फिर कितने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड है। ठीक, ये बात Yes, समझ में आ sir. रही है या नहीं? या नहीं? आ गया, यहाँ तक आ हाँ, गया। यहां तक आ रहा है। तो जब इसको देखना होता है, जब हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में, सॉरी ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट्स में डिफरेंस देखते हैं, ठीक, या रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेम Yes, प्लेट sir. के ऑर्गेनिज्म को किस पे ग्रो कराते हैं बेटा, दूसरे वाले में, बी वाले में। टेट्रासाइक्लिन पे। ठीक है, जितने भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि जितने भी ट्रांसफॉर्म्ड होंगे वो आपके नहीं ग्रो करेंगे किस पे, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि भैया ये कॉलोनीज मरी थी, इसका मतलब ये कॉलोनीज जो हैं हमारी ट्रांसफॉर्म है। अब इसको हम उठा लेते हैं, अब मैं तुम्हें आगे की कहानी बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करते हैं, हम इनको पिक कर लेते हैं, जितनी कॉलोनीज है इनको पिक करने के बाद एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं रिएक्टर होता है, जिसे हम बायोरिएक्टर भी होते हैं, वहां इनको ग्रो कराते हैं। ठीक, फिर जब ये ग्रो करते हैं तो हमारा जीन भी इनके साथ ग्रो करता है, और जब जीन ग्रो करता है तो उसका प्रोडक्ट बनता है, फिर हम उसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के जरिए, जो हम आगे पढ़ेंगे, कलेक्ट कर लेते हैं और फिर मार्केट में उसको लॉन्च कर देते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। ठीक है बच्चे, यस सर। और कुछ तो डाउट? सर ये 70 के 70 एक साथ देखते हैं ये लोग कि ये कौन सा क्या होगा, या फिर से पार्ट्स में कर करके देखते हैं? नहीं, एक साथ देख लेते हैं, वो तो पता लग जाता है। 70 आपको 70 के 70 ये तो हाइपोथेटिकल है बेटा, है ना, कॉलोनीज यस सर। जो आपको दिख रही है ना, ये सारी कॉलोनीज मैं आपको कल और थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगा इसको, है ना।